हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ में जहाँ पर हम कवर करेंगे कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस में भी मेन हम पहले पाइथन को देखेंगे, कैसे हम पाइथन में कोडिंग करते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, कैसे कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर के अंदर वर्किंग किस तरीके की होती है, उस सब को हम अंडरस्टैंड करेंगे। आफ्टर पाइथन हम जावा भी कवर करेंगे, बट फर्स्ट फॉर ऑल हम पाइथन को देखेंगे। क्योंकि मेरे इतने एक्सपीरियंसेस में मैंने एक चीज़ गौर की है कि लास्ट आप मान के चलिए 7-8 साल से जो लैंग्वेज ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है वो पाइथन ही है। अभी के वक्त में आप कह सकते हो ज़्यादातर बच्चों को जो 11वीं 12वीं क्लास में लैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाती है वो पाइथन है। और इवन जो बच्चा कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ता है तो अब तो बीटेक हो या बीएससी हो, उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पाइथन ही दी जाती है, क्योंकि पाइथन काफ़ी ईजीएस्ट लैंग्वेज में से एक है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब ईजीएस्ट का मतलब बहुत आसान, लेकिन ये है कंपेयर अगर करा जाए बाकी अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले तो थोड़ी आसान रहती है, क्योंकि उसका सिंटैक्स थोड़ा सिंपल है इस वजह से। तो उससे पहले हम पाइथन कवर करें सबसे पहले। उससे पहले हमको समझना जरूरी है कि भाई कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है, कंप्यूटर है क्या, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ये वैसी ही बात है कि हम बात कर रहे हैं कि यार इंग्लिश क्या है या हिंदी क्या है। इंग्लिश और हिंदी तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप ह्यूमन को समझो। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं कि ह्यूमन बात कैसे करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर कैसे करते हैं, वो है आपका लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। वैसे कंप्यूटर के केस में पाइथन हो जावा हो ये सब सेकेंडरी है। पहले आपको समझना चाहिए कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर को लैंग्वेज की जरूरत क्यों है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, इतना छोटी सी नॉलेज है ये कि भाई कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, विच इज जीरो एंड वंस। तब कंप्यूटर को फिर पाइथन क्यों समझ आ रही है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा, आपको नाम पता रहा होगा कि रैम होती है, एक एक रोम होती है और एक आपका सीपीयू होता है। ये सब आपने सुना है। होता क्या है, कभी आपने सोचा कि रैम होती क्या है, रोम होती क्या है? चीज पता है आपको कि भाई रैम एक मेमोरी है जिसकी वजह से कंप्यूटर फास्ट हो जाता है, रोम एक मेमोरी है जिसके अंदर हम चीजें स्टोर कर लेते हैं, प्रोसेसर अच्छा है जिसकी वजह से ऐप थोड़ा तेज चलते हैं। बस इतना ही पता है। होता क्यों है ये आपको नहीं समझ आया। तो इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमको समझना चाहिए वो है ह्यूमन रेस, कि कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी आपको। तो इसको एक स्टोरी की तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि यार हमको कुछ क्रिएट तो करना था जिसमें हम कह सकते हो कुछ इनोवेट करें, नया कुछ बनाएं और कुछ बढ़िया बनाएं। तो उसके लिए हमने सोचा कि यार क्यों ना एक कुछ ह्यूमन जैसा कुछ क्रिएट किया जाए जिसको हम कमांड्स दें और वो हमारे कमांड्स को फॉलो करे, या हम इंस्ट्रक्शंस दें और हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करे। इसलिए हमने सोचा कि क्या बना सकते हैं, तो हमने कहा कि भाई कंप्यूटर बनाते हैं। उसको कंप्यूटर नाम दिया गया। तो मेन क्या कि भाई वो होगा क्या, ह्यूमन जैसा है, बनाना है हमें कुछ। तो हमने कहा भाई उसको ह्यूमन का ब्रेन देते हैं, क्योंकि ह्यूमन को बाकी अदर स्पीशीज से हम अलग कैसे हैं। हम कैसे कहते हैं भाई ह्यूमन, कह सकते हो बाकी अदर स्पीशीज से हायर एंड पे है। वो इसलिए क्योंकि बाकी सब स्पीशीज के मुकाबले हमारा दिमाग थोड़ा अलग है, तेज चलता है, हम दिमाग की वजह से उनसे अलग है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम ह्यूमन ब्रेन बनाने में कामयाब रहे तो हम एक तरीके से हमने एक ह्यूमन ही बना दिया जिसपे हम कमांड करेंगे। तो फिर ह्यूमन बनाने की रेस चली जिसको कंप्यूटर बोला गया, ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली। तो फिर ब्रेन को एनालाइज किया गया, ब्रेन होता क्या है, कैसे काम करता है ह्यूमन ब्रेन। तो मोटा मोटा देखा गया ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया और फिर उन 3 पार्ट्स को ब्रेक करके फिर कंप्यूटर को बनाया गया, कंप्यूटर का ब्रेन बनाया गया। और वो 3 पार्ट्स क्या है कि एक, अगर मैं कहूँ मेरे दिमाग में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरी याददाश्त, कि मैं कितना चीज़ें स्टोर करके रख सकता हूँ अपने दिमाग के अंदर। याददाश्त हो गई मेरी पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ हो गई मेरी, कह सकते हो आप कि एक वक्त पे मैं कितना सोच सकता हूँ या एक बार में कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकता हूँ। दूसरी चीज़ हो गई ये कि मैं एक बार में, इसको हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, कि मैं जब कॉन्शियस हूँ, मैं जब जगा हुआ हूँ, होश में हूँ पूरे,
तो एक वक्त पे मैं कितनी सारी चीजें अपने दिमाग में रख सकता हूँ उस करंटली उस पर्टिकुलर टाइम में, सिंगुलर टाइम में। तो वो एक चीज हो गई। और थर्ड वन आपका क्या हो गया? थर्ड वन इज आपका प्रोसेसर, या कह सकते हैं हमारा कंप्यूटेशन पावर। कि हमने दिमाग में, लेट से मैंने 10 चीज रख ली, मैं चार दो दो चीजें सोच रहा हूँ, चार चार चीजें सोच रहा हूँ दिमाग में एक बार में, लेकिन क्या मैं वो चार चीजों को एक साथ प्रोसेस कर पा रहा हूँ? समझ पाए? प्रोसेस कर पा रहा हूँ क्या? चार चीजों को बराबर से रन कर पा रहा हूँ दिमाग में कि नहीं? तो वो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। तो इसको अगर हम कंप्यूटर में रिलेट करें तो हम कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी क्या याददाश्त, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के केस में भी रोम क्या काम करती है आपका? कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करके रखती है बस। वैसे ही हमारी याददाश्त भी हमारे लिए क्या करती है? चीजों को स्टोर करके रखती है। वो बात अलग है, उसमें हम अलग तरीके से करते हैं, हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। बट हमने क्या कहा मोटा मोटा, कि हमारा दिमाग क्या करता है कि भाई चीजों को स्टोर करता है, जिसको हम याददाश्त कह रहे हैं। वैसे कंप्यूटर केस में हम उसको किससे रिलेट करते हैं? मेमोरी। अब उसके बाद हमारा दूसरा चीज क्या था? रैम। रैम को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? एक वक्त पे हम कितनी ज्यादा चीजें सोच रहे हैं, या एक वक्त पे मैं दिमाग में कितनी सारी चीजों को रख पा रहा हूँ, वो हो गई रैम कंप्यूटर के लिए। अब जैसे एग्जांपल, आप जब भी कोई फोन चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, फोन भी कंप्यूटर ही है। जब आप फोन चलाते हो, फोन में आप एक वक्त में कितने ऐप्स रख सकते हो, सो दैट कंप्यूटर हैंग होने से जस्ट पहले तक, वो कंप्यूटर की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में इतने सारे ऐप्स को हैंडल कर सकता है। और वो किसकी वजह से मिलती है? उसे रैम की वजह से। सेम जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम प्रैक्टिस करके अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। कि भाई हम एक बार में, जैसे एक बच्चा होता है छोटा, वो तो एक बार में एक चीज भी नहीं सोचता। जैसे हम बड़े होते हैं, एक से दो चीजें, चार चीजें सोचना शुरू कर सकते हैं। तो वो आपका टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ बढ़ती है। लेकिन कंप्यूटर केस में फिक्स होती है। जब कंप्यूटर बना दिया जाता है तो हम कहते हैं हाँ भाई ये 5 GB का कंप्यूटर है, इसमें 5 GB रैम रहेगी। तो रैम हो गई एक हमारा क्या, कि हमारा करंट मेमोरी। करंट स्पेस मेमोरी। करंट स्पेस मेमोरी, कि बेसिकली करंट स्पेस को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हम कह रहे हैं उसको हम रैम कह रहे हैं। और थर्ड वन इज हमारा क्या हो गया? प्रोसेसर, विच इज सीपीयू। जो मैं कंप्यूटेशन, मेरी जो पावर है एज अ ह्यूमन, उसको मैं कंप्यूटर से किससे रिलेट कर सकता हूँ? उसके सीपीयू से। कि अगर कंप्यूटर का सीपीयू जितना हायर एंड पे रहेगा, वो उतना तेज चीजों को प्रोसेस कर सकता है, उतना तेज उस ऐप के टास्क को कंप्लीट कर सकता है। एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, जैसे पुराने टाइम पे प्रोसेसर स्लो ही, प्रोसेसर काफी कम थे। तो पुराने टाइम पे आप देखते होंगे कोई भी एक टास्क करने में उसे बहुत वक्त लगता था। जैसे जब स्टार्टिंग में कैलकुलेटर्स आए थे, तो अगर आप लेट से 10 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 डिजिट्स के नंबर की पुराने टाइम में, तो उसकी कैलकुलेशन होने में ही घंटों लगते थे, क्योंकि प्रोसेसर हमारा कम था। प्रोसेसर जब कम था तो कंप्यूटेशन स्लो करेगा। आज के टाइम पे आप कहें कि भाई मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास फोन है, उसमें जितना हायर एंड का प्रोसेसर होगा, आपके टास्क उतनी तेजी से कंप्लीट होंगे किसी ऐप के अंदर, या कंप्यूटेशन पावर, कि उसमें कंप्यूटेशंस की जो चीजें हैं वो तेजी से काम करेंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? सीपीयू। जिससे को हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये मेरे कंप्यूटर की सोचने की ताकत है, कि कितना वो तेज सोच सकता है। तो ये तीन चीजें हो गई। ये हमारे दिमाग में यही तीन मेन चीजें थी। इन्हीं तीन से हमने अपना एक ब्रेन बनाया। उस ब्रेन को हमने क्या बोला? कंप्यूटर। तो यहां तक तो हमारे लिए क्या चीज हो गई है? हमने एक हार्डवेयर का सेटअप कर लिया है। हमने एक ब्रेन बना दिया है जिसमें हमने हार्डवेयर भी लगा दिया कि भाई आपका देखो यहाँ पे आप स्टोर करके रख लेना। ये लो मैंने आपके लिए मेमोरी कार्ड लगा दिया जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। ये लो जी मैंने आपकी रैम लगा दी जहाँ पे आप कर जो भी आप ऐप्स रन करोगे इसमें रन करोगे। आपका प्रोसेसर लगा दिया जहाँ पर क्या होगा, आप चीज़ों को तेज प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ तक तो देखिए हमारा कंप्यूटर का हमने हार्डवेयर का एक सेटअप बना लिया है। अब इसके बाद जरूरी था कि उसको ये भी समझाना, क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझिए
कि कंप्यूटर को मैं बना रहा हूँ, है ना, कंप्यूटर का ब्रेन मैंने डिजाइन किया है, अभी तो मैंने सिर्फ हार्डवेयर का सेटअप किया है। अब इसको ऐसा समझो जैसे हम कहते हैं ना, गॉड ने हमारी हमको बनाया तो हमारी एक बॉडी है जिसको हम शरीर कह रहे हैं, और दूसरा हमारे लिए क्या हो गया, हमारी सोल, आत्मा। इन दोनों से मिलके हमारा अस्तित्व है इस दुनिया में, या कह सकते हो हमारी प्रेजेंस है। तो वही चीज कि भाई हमने हार्डवेयर तो बना दिया, अब इस हार्डवेयर को वर्क करने के लिए इसमें सोल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर, कि अब हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से वो चीज़ों को समझेगा, कैसे हमारे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। तो जो पहली चीज़ प्रॉब्लम आई वो ये कि भाई कंप्यूटर को ये बताना कि भाई हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कैसे करे। तो हमने देखा कि हमारे डेटा को वो कैसे अंडरस्टैंड करे। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, हमने अपने डेटा को हमें पहली चीज, इसको आप ऐसे देखो, कंप्यूटर को हमने ये तो बता दिया भाई साहब दिमाग क्या है, सब चीज ठीक है। अब मेरे को उसको अपना डेटा समझाना है कि भाई मैं डेटा को कैसे समझता हूँ, कि भाई आप कैसे पहचान पाओगे भाई, लेट से ये एक लैपटॉप है, या एक मोबाइल है, या फिर एक ग्लास है, ये वाटर है, इन सबको कैसे समझोगे आप, या वहां पे 10 बॉयज घूम रहे हैं, समझ पाए। तो ये सारा डेटा है हमारे लिए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी, हमने कंप्यूटर का दिमाग तो बनाया, अब उसको डेटा समझाओ कि भाई डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करें। तब हमने इस चीज के लिए क्या किया, हमने बनाए डेटा टाइप्स। व्हाट डेटा टाइप्स इज, हमने अपने सारे डेटा को समझ के कि कंप्यूटर को कैसे समझाया जाए, कंप्यूटर कैसे हमारे डेटा को अंडरस्टैंड करे, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की, और हमने अपने पूरे डेटा को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया। जिसमें कि आप कह सकते हो हमारा पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट इसमें कह सकता हूं मेरा जो भी डेटा है, इस दुनिया में जितना भी डेटा है, या तो वो एक वर्ड नाम हो सकता है ना, या तो वो एक नाम हो सकता है। सेकंड, वर्ड कह ले, या फिर वर्ड गलत हो गया, हम इसे नेम देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्ड से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। नेम, या तो वो एक नाम हो सकता है, या तो फिर वो एक नंबर हो सकता है। डेटा या तो एक नाम हो सकता है, एक नंबर हो सकता है। थर्ड वन इज, या तो फिर वो एक बुलियन हो सकता है। बुलियन इज ट्रू एंड फॉल्स, या वो होगा या वो नहीं होगा। ट्रू एंड फॉल्स को बुलियन कहते हैं। तो यही 3 चीज हो सकती, पॉसिबिलिटीज है इन्हीं 3 चीजों की। हम किसी भी डेटा को इन 3 चीजों से प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 में से किसी एक चीज से। लेट से मैंने कहा देयर आर 10 बॉयज, तो 10 एक नंबर हो गया, बॉयज एक नेम हो गया। अब मैंने कहा ये चीज है या फिर नहीं है, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। तो समझ पाए, अब तो हमने पूरे डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया, नंबर, नेम एंड बुलियन। तो अब क्या था, ये तो हमें समझ आया कि भाई ये चीज हमारा डेटा टाइप्स हो गई है। ये क्या थे, आपके डेटा टाइप्स, किस तरीके से कंप्यूटर को डेटा समझ आता है। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग लैंग्वेजेस में बहुत आई थी ये प्रॉब्लम। उसके लिए हमको थोड़ा सा एक बार मेमोरी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार आप मेमोरी का कंसेप्ट समझेंगे तो आपको ये वाली चीज अंडरस्टैंड होगी। देखिए जो हमारी मेमोरी होती है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं, वो बॉक्सेस होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में हम उसे कंसिडर करते हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ ये मेरी मेमोरी है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स एक एक बाइट का है, हर एक एक बॉक्स एक एक बाइट का, मैं कह रहा हूँ। बाइट और बिट पे भी आएंगे मेमोरी के यूनिट पे, अभी के लिए हम क्या समझते हैं, हमारा हर एक बॉक्स क्या है, 1 बाइट का। अब यहाँ पे समझना मेमोरी में और इसमें डेटा टाइप्स में फर्क क्या था, क्या डिफरेंसेस आए थे, जिसकी वजह से डेटा टाइप्स को और फर्दर डिवाइड किया गया था। अब दिक्कत ये थी यार, जो नंबर था, है ना, हमने फर्दर डिवाइड किया कि भाई, पहले नेम पे आते हैं, पहले हमने नेम को फर्दर डिवाइड किया कि भाई काम करो ना, नेम में हम क्या देते हैं, वो एक या तो डिजिट या तो फिर एक आपका अल्फाबेट हो सकता है, या तो वो सिंगल डिजिट या सिंगल अल्फाबेट हो सकता है। जिस चीज को हम क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर, और दूसरा मोर देन अ लेटर या मोर देन अ डिजिट एज अ स्ट्रिंग, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मोर देन अ लेटर। अभी के लिए आप कह सकते हो मोर देन अ लेटर, तो उसको मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रिंग। कैर इज सिंगल लेटर और सिंगल डिजिट, स्ट्रिंग इज मोर देन अ लेटर
डिजिट के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह रहा, वो हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे वो समझ लेंगे। अभी के लिए आप स्ट्रिंग को ऐसे ही समझ लीजिए कि मोर देन अ लेटर को मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, या मोर देन अ कैरेक्टर को मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, कि भाई कैरेक्टर एक डिजिट या एक लेटर को स्टोर कर रहा है। वहीं पे जब वो दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हो जाए, वो एक से ज्यादा जैसी हो जाए, मतलब दो या दो से ज्यादा हो जाए, तो उसको मैं स्ट्रिंग कह देता हूँ सिंपल भाषा में। अब उसके बाद आते हैं नंबर्स के केस में। तो देखिए पहले क्या होता था ना, पहले नंबर सारे के सारे डेसिमल में स्टोर होते थे। जैसे एग्जांपल, मेरे को स्टोर करना था 4, तो 4 नहीं, वो 4.0 स्टोर होता था। अब दिक्कत ये थी यार डेसिमल्स में, जैसे मान लो मैंने स्टोर करना है 1.6, तो वो पॉइंट से पहले के डिजिट को अलग और पॉइंट के बाद के डिजिट को अलग से स्टोर करता था, जिसकी वजह से वो, लेट से मैं कह रहा हूं, अगर मेरा वो 8 बाइट ले रहा है टोटल फ्लोट, तो 4 बाइट में वो क्या स्टोर करता था, फर्स्ट 4 बाइट के अंदर वो आपका डेसिमल से पहले की वैल्यू, और अगले 4 में डेसिमल के बाद की वैल्यू को स्टोर करता था। समझ पाए? इस तरीके से मेमोरी में एलोकेशन होता था, इस तरीके से मेमोरी में डेटा होता था, ये रखा जाता था। तो फिर हमने कहा यार ये तो गलत है, सबको ऐसे डेसिमल में नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे लिए 4.0 और 4 तो बराबर है, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के इसमें 4.0 में वो कितना दुगुना साइज लेगा 4 को स्टोर करने के, क्योंकि 4 एक सिंगल डिजिट है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने कहा भाई नंबर को एक काम करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होल नंबर जिसको मैं कह रहा हूं इंटीजर, सेकेंड इज डेसिमल नंबर जिसको मैं कह रहा हूं फ्लोट। सेकेंड इज डेसिमल नंबर जिसको मैं क्या कह रहा हूं, फ्लोट। तो हमने क्या किया, पूरे डेटा को इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब इंटीजर को जैसे लेट से मेरे को 4 स्टोर करना है, तो मुझे 4.0 स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 4 को स्टोर कर सकता हूं और उसका साइज कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है साइज की, क्यों मेमोरी की क्यों बात कर रहे हैं, हमने अलग क्यों करा, एक में काम मेरा आसान हो सकता था, मैंने दो क्यों करे। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप एक बार में कितना सोच सकते हो, तो आपने कहा लेट से करेंटली मैं एक बार में 2-3 चीजें सोच लेता हूँ, 2-3 चीजों पे काम कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आप एक बार में 10 चीजें नहीं सोच सकते, कि हाँ अभी नहीं सोच सकता, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो सोच सकता हूँ। मतलब क्या, कि भाई हमारी रैम फिक्स नहीं है, ह्यूमंस की रैम फिक्स नहीं है। ह्यूमन अपनी एक्सरसाइजेस से, अपनी कैपेबिलिटी से, बहुत तरीकों से अपनी कॉन्शियसनेस को बड़ा कर सकता है। लेकिन क्या कंप्यूटर कर सकता है, लेट से मैंने एक फिक्स मोबाइल बनाया, आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में लेट से आपके 4 GB रैम है, क्या आप उसे 8 GB बना सकते हो? यही फर्क है कि भाई कंप्यूटर में रैम लिमिटेड है, ह्यूमन के पास रैम लिमिटेड नहीं है, कंप्यूटर पे लिमिटेड है। और सेकेंडरी चीज, कि मान के चलो जब आप लेट से 2 ऐप्स हैं आपके पास, है ना, और दोनों ऐप आप ऐसा समझो सेम काम कर रहे हैं, सेम चीज है, लेकिन एक ऐप का साइज है 200 MB और एक ऐप का साइज है लेट से 150 MB, दोनों ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, आप कौन सा ऐप इंस्टॉल करोगे? ऑब्वियस आप 150 MB का इंस्टॉल करोगे, 200 का हर कोई नहीं करेगा, कोई बेवकूफी होगा जो जनरली करेगा। वरना जनरली अगर दोनों चीज सेम है, सब कुछ सेम है, सिक्योरिटी विक्योरिटी किसी चीज का इशू नहीं, मैं 150 पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है वो थोड़ा तेज काम करेगा। तो वही चीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लो, या फिर हमें पता ही है जितना साइज हम कम कर सकते हैं ऐप बनाने में, उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा, उतना हमारी रैम का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। वरना रैम का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, कम ऐप चलेंगे फिर। तो यही रीजन था कि हमने फर्दर डिवाइड किया अपने डेटा टाइप्स को, हमने नंबर को 2 पार्ट में डाला, हमने नेम को 2 पार्ट में डाला, और बुलियन तो आपका वही है। तो ये था मोटा मोटा, जब स्टार्ट हुई थी लैंग्वेज तब की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी, कि किस तरीके से वो डिजाइन होके इन चीजों पे आई थी। तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं समझाता हूँ आपको, जो मैंने आपको कहा था मेमोरी हमारी बॉक्सेस के फेस में होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं मेमोरी में। तो यहाँ अगेन दोबारा आते हैं, लेट से ये मेरी मेमोरी है, अब इस चीज को समझना, एक काम करते हैं, मेमोरी से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताते हैं, फिर हम इस पे दोबारा आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आएगा रैम को रैम क्यों कहते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं, पहली चीज हमने यहाँ पे ये तो बता दिया कंप्यूटर को भाई हमारा डेटा होता क्या है, कैसे आप डेटा को समझ सकते हो, डेटा कैसे काम करता है, डेटा आप ह्यूमन जो डेटा समझ रहा है आप कैसे समझोगे, हमने कंप्यूटर को बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कैसे, जैसे आप समझिए आपके पास लेट से कोई पेट है, डॉग है, डॉग तो आपकी भाषा नहीं बोलता ना, आप डॉग की भाषा बोलते, डॉग तो बाक करता है, वाह वो सिर्फ बाक कर रहा है आपके लिए, और उसी बात में वो अपनी सारी बातें भी बोल रहा है अपनी। ऐसा तो नहीं है कि भाई दो डॉग आपस में जब एक दूसरे पे बाकिंग कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं, अपनी सारी बातें कर सकते हैं, वो उनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की, आपकी लैंग्वेज अपनी है अंडरस्टैंडिंग की, समझ पाए। तो अगर मुझे अपने पेट को, अपने डॉग को इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाने हैं तो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एज अ हाईएस्ट स्पीसीज हम दोनों में अगर मैं कहूँ कि भाई किस पे दिमाग ज़्यादा, मुझ पे है, क्योंकि मुझे उससे काम लेना है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई उसको किस तरीके से मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाऊँ। तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, अपने कैसे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कराओगे, जब आप उसकी बात को समझ पाओगे, या आप ये समझ पाओगे मैं अपनी बात को कैसे इससे समझवाऊँ, तभी आप उससे अपनी बात समझवा पाओगे। वैसे ही कंप्यूटर के लिए हमने जब कंप्यूटर बनाया तो पहला काम हमने यही किया कि भाई जो मेरी बातें हैं आप उसे समझोगे कैसे। अब कंप्यूटर ठहरा बेचारा 0 1 समझने वाला, बाइनरी समझता है, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज समझा कैसे पाए कि भाई आप एक काम करो यार, हमारे डेटा को जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको ऐसे समझ लो, उसको या तो आपके लिए वो एक नाम होगा, या तो आपके लिए वो एक नंबर होगा, या तो आपके लिए वो होगा या नहीं होगा, विच इज बुलियन। यही 3 चीज हम उसे बता पाए, अपने पूरे डेटा को हमने इन 3 चीजों में कंप्लीट करके उसे दे दिया। अब आते हैं, हमने डेटा उसे दे दिया, डेटा समझा दिया कि भाई ह्यूमन का डेटा होता क्या है। अब बात करते हैं, डेटा तो आपने बताया, अब उसे ये भी बताओ ना कि भाई साहब इस डेटा को मेमोरी में रखेगा कैसे। आप इसको समझो ध्यान से कि भाई साहब वो आपके लिए एज अ डेवलपर मैं ये कहता हूं कि भाई एज अ डेवलपर आपके लिए कंप्यूटर एक बेवकूफ मशीन होनी चाहिए। बेवकूफ ही क्यों, क्योंकि भाई साहब कंप्यूटर को आप जब इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये सोच के देना पड़ता है कि भाई साहब ये अपने आप से कभी कुछ नहीं करेगा, जितना आप बोलोगे उतना ही करेगा, ना कम ना ज्यादा। जैसे होता है ना, हम कहते हैं यार ये तो अपने आप समझ जाएगा, हमने ये बोल दिया, ऐसा नहीं करेगा वो। आप जितना बोलोगे उतना ही समझेगा, जिस टाइप तरीके से जितना कोड आप लिखोगे उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो वही चीज हमने क्या कहा कि भाई हमें जरूरत है समझने की कि कंप्यूटर को अब ये बताना कि भाई इस डेटा को मेमोरी में कैसे रखे। तो उस चीज के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया विच इज वेरिएबल। वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब वेरिएबल होता क्या है, अब लेट से जो कंप्यूटर की ये आपकी स्पेस होते हैं, हर स्पेस का एक एड्रेस होता है, या फिर आपका जो डेटा है, जब आप कंप्यूटर को डेटा देते हो तो उस डेटा को जब वो स्टोर करता है तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस ऑक्यूपाइड स्पेस को वो एक नाम दे सकते हो आप, उसका एक एड्रेस होता है। वो जो एड्रेस होता है आपका हेक्साडेसिमल कोड में होता है, तो वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे या याद नहीं रख पाओगे। हेक्साडेसिमल कोड इज लाइक दिस, आपका ऐसा दिखेगा 1F2A4, इस तरीके के एड्रेसेस होते हैं जो कि जनरली समझ आएंगे ही नहीं आपको कभी। तो इसीलिए हमने क्या कहा भाई साहब उन एड्रेसेस को एक नाम दे देते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इसीलिए हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा कि भाई जब डेटा स्टोर करोगे तो डेटा आपको जहां स्टोर करोगे उस लोकेशन का नाम होगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूं आपका, हम लेते हैं जावा का एग्जांपल, उससे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। पाइथन थोड़ी ज़्यादा इसमें ईज देती है, तो पाइथन को हम इससे नहीं, पाइथन को हम आगे समझेंगे। अभी हम समझते क्या है, अभी हम समझते हैं कि कैसे डेटा टाइप्स को वेरिएबल्स कैसे अंडरस्टैंड करता है इन जावा। तो सबसे पहले देखिए आप, मैंने लिखा इंट a = 5। अब यहां ध्यान से समझना, ये जो एक कोड की लाइन है कंप्यूटर कैसे से पढ़ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखिए कंप्यूटर देखेगा कि भाई इंट इंट देखते हुए समझ जाएगा कि भाई इंट का साइज फिक्स है, लेट्स से 4 बाइट। तो वो क्या करेगा, पूरी मेमोरी में 4 बाइट कहीं से भी, वो ऐसा नहीं कि लेट्स से मेमोरी शुरू यहां से हो रही है खत्म यहां हो रही है, तो शुरुआत से खाली है तो शुरू से शुरू करेगा, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है इसको ऑक्यूपाई करना।
उसको बस कितना चाहिए, जितना इंटीजर का साइज है विच इज 4 बाइट मान लेते हैं, तो वो 4 बाइट कोई सा भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। लेट से दो उसने यहाँ के कर लिए, दो ये कर लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी कॉन्टिग्यूस है, इन दो के बाद ये दो आ रहे हैं, तो उसने ये वाले स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए, उसको टोटल 4 बाइट का स्पेस मिल गया। या फिर कह सकते हैं उसने ये 4 सीधे ऑक्यूपाई कर लिए। समझ पाया? वो इस तरीके से रैंडमली ऑक्यूपाई करता है, यही रीजन है। पहली चीज दोबारा आते हैं, लेट से उसने ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई किया था 4 बाइट का। अब इस स्पेस को उसने नाम दे दिया ए, और इस स्पेस में उसने वैल्यू स्टोर कर दी विच इज आपका, एक सेकेंड, 5, विच इज 5 उसने वहां पे स्टोर कर दी। तो अब यहां पे एक चीज को समझो कि यार अब जो रैम को रैम क्या, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब क्या हुआ उसका, मतलब है ये कि भाई साहब कंप्यूटर में जो रैम होती है वो रैंडमली एक्सेस होती है, वो ऐसा नहीं होता एक सीक्वेंस में एक्सेस हो रही है। कोई भी जब आप ऐप ऑन करते हो, वो उस पूरी रैम में कहीं से भी कोई सा भी स्पेस ले सकता है। लेट से रैम का एक पूरा स्पेस है, उसने ये नहीं कहा भाई साहब शुरू कर लूंगा एंड कर लूंगा, कहीं से कोई भी स्पेस ले सकता है। वो शुरू का भी हो सकता है, एंड का भी हो सकता है, कोई भी स्पेस ले सकता है। समझ पाया? इसीलिए इसे रैम बोला जाता है, क्योंकि वो रैंडमली एक्सेस होती है। अब उसके बाद देखना दूसरा कंसेप्ट, कि लेट से मैंने नेक्स्ट लाइन में ही लिख दिया a इक्वल टू 6। अब होगा क्या, ध्यान से समझना। पहले क्या था, पहले मेरा a एक साइज था, मेमोरी थी, जिसके अंदर क्या था, मेरा डेटा स्टोर था, है ना, डेटा स्टोर था। लेट से ये मेरा पूरा a का वो है स्पेस, इसके अंदर मेरा 5 स्टोर था। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी a इक्वल टू 6, कंप्यूटर इसे कैसे समझेगा, हमको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कंप्यूटर इसे देखेगा कि भाई साहब इस स्पेस में जो a इक्वल टू को हम कहते हैं असाइन ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, असाइन ऑपरेटर। इसको पढ़ेगा ऐसे कि ए को असाइन करना है 6, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो ओल्ड वैल्यू होगी उसको डिलीट कर देगा। तो ओल्ड वैल्यू पहले क्या थी 5, वो उसको हटा के, मतलब डिलीट करके, रिमूव करके, वो वहां पे 6 को स्टोर कर देगा। समझ पाया? 5 को रिमूव करके वो 6 को स्टोर कर देगा, जबकि मैंने उसे 5 को रिमूव करने को बोला नहीं, मैंने उसे बस डेटा दिया। तो रैम का ये काम होता है कि भाई जब भी आप उसे कोई डेटा देते हो, या लेट से आपने कोई ऐप ऑन किया, उस ऐप में आपने अपना जो भी काम था किया, जैसे ही आपने उस ऐप को क्लोज किया, तो वो ऐप ने जितना साइज मेमोरी में ले रखा था रैम में, वो अपना साइज वहां से छोड़ देता है, वो सारा स्पेस खाली हो जाता है। यही तो होता है, हम भी तो यही करते हैं अपने फोन में जब भी ऐप्स चलाते हैं, कि अब मेरा फोन स्लो हो रहा है तो 2-3 ऐप्स को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा ऐप थोड़ा तेज चलने लगेगा, मेरा फोन थोड़ा तेज चलने लगेगा। तो इसीलिए होता है कि आपका जब भी कोई स्पेस, आपका वहां से कोई नई वैल्यू मिलती है, उसे पुराने स्पेस को हटा देता है। यही रीजन है, आपने सुना होगा रैम को एक वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्योंकि उसमें जब मैं कोई नया डेटा देता हूँ, पुराने डेटा को वो पहले रिमूव करके फिर वो नया डेटा स्टोर करता है सेम लोकेशन पे, सेम वेरिएबल के लिए। अगर मैं देखो वहां पे लिख देता, अब इसको एक चीज से और समझना, कंप्यूटर एक चीज और फॉलो करता है। वो क्या करता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना यार, इंट a इक्वल टू लेट से 5, हम सेम ही कोड पर वाला, जब मैं ये लिखता हूं, देखो कंप्यूटर इसको समझेगा कैसे, वो क्या आएगा, इंटीजर मतलब 4 उसका स्पेस क्रिएट करो, तो वो क्या करेगा, 4 उसका स्पेस क्रिएट करेगा, उसको नाम दे देगा a, उसको नाम दे देगा a, और वहां पे 5 स्टोर कर देगा। ये हमने समझा। अब जैसे ही मैं लिखता हूं लाइन में a इक्वल टू 6, तो वो इसको कैसे पढ़ रहा है, ध्यान से देखना, वो देख रहा है a, तो वो क्या करेगा, रैम में जाके जगह ढूंढेगा जिसका नाम a है। पहला टास्क उसका क्या होगा, उस पूरी रैम के अंदर, उस स्पेस के अंदर जहां पे वो ऐप रन कर रहा है, वो जगह ढूंढेगा जिसका नाम a है। अब जैसी उसको वो जगह मिलेगी, उसमें जो भी डेटा रहा होगा उसको डिलीट करके वहां पे वो असाइन कर देगा उसको 6, नया डेटा उसको वो असाइन कर देगा। समझ पाए? इस तरीके से हमारा आपका
कंप्यूटर काम करता है, इस तरीके से वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। समझ पाए वेरिएबल का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि भाई कंप्यूटर को बताना कि भाई डेटा को आपको अब अपने कॉन्शियस माइंड में रखना कैसे है, बेसिकली रैम में कैसे वो स्टोर करेगा अपना डेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं? वेरिएबल। अब देखिए यार, वेरिएबल में मैंने ये तो आपको बताया कि वेरिएबल को हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने बताया यार कंप्यूटर को एज अ डेवलपर आपके लिए वो एक बेवकूफ मशीन बराबर है। तो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि भाई जब आप एक वेरिएबल को नाम देते हो, अब ह्यूमन की तरह नहीं कि भाई साहब किसी एक वर्ड के 10 मतलब हो सकते हैं। लेट से मैंने कहा भाई साहब यहाँ से निकल जाओ, सामने वाला कहेगा भाई साहब देखो प्यार से बोला था यहाँ से निकल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गुस्से में बोला था तो मेरे को गुस्सा आ गया, नहीं नहीं भाई चिढ़, मेरे को डांटा इसने। समझ पाया? तो एक बात के 10 मतलब बना सकते हैं हम लोग एक ही चीज के, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में अगर आपने कंप्यूटर को किसी एक नाम का कोई मतलब बता दिया तो उसका एक ही मतलब रहता है, वो दो मतलब नहीं बनते। अगर आपने उसे कोई दूसरा मतलब बताने की कोशिश की तो वो एरर दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि वो कहेगा भाई साहब आपने इसका मतलब कुछ और बताया था, अब कुछ और हो गया। इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल का जो नेमिंग का प्रोसीजर होता है कि एक वेरिएबल को जो आप नेम देते हो, उस नेम का जो पहला रूल है वो है आप प्री डिफाइंड वर्ड्स को आप यूज नहीं करते। प्री डिफाइंड वर्ड्स को यूज नहीं करते। प्री डिफाइंड वर्ड्स जैसे इसके अंदर हमारे कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए इंट है, इंट एक प्री डिफाइंड क्या है? वर्ड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा भाई साहब इंट का तो मतलब कुछ और बताया था, अब ये क्या कर रहे हो, ये तो आप गलत मतलब बताने लग रहे हो मुझे, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो प्री डिफाइंड वर्ड यूज नहीं कर सकते। दूसरा कि आप जो वेरिएबल नेम देने जा रहे हो, उस वेरिएबल नेम को कभी भी आप एक डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। लेट से मैंने कहा कि 1A, तो ये गलत वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसको लिखूं A1 तो ये करेक्ट है। आप जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा एक लेटर से शुरू होगा, कभी भी डिजिट से या स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, विच इज अंडरस्कोर। लेट से मैंने लिखा _AB, ये अलाउड है। लेकिन आप कभी भी वेरिएबल का नेम किसी एक डिजिट से शुरू नहीं कर सकते या एक नंबर से शुरू नहीं कर सकते। आपको हमेशा या तो अंडरस्कोर से शुरू करना होगा, नहीं तो आप किसी भी अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं नेम किसी वेरिएबल का। अब ये होगा दूसरा रूल। अब तीसरा रूल जो कि बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल मुझे क्या बोलता है कि भाई साहब कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर ये क्या है? लैंग्वेजेस का हिसाब होता है। मैक्सिमम लैंग्वेजेस आप देखोगे वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो केस सेंसिटिव को समझो आप। केस सेंसिटिव का सिंपल मतलब होता है कि भाई साहब कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग लेटर्स हैं, वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर के केस में टोटल 52 लेटर्स हैं। जैसे हमारे लिए 26 है, उनके लिए 52 है, क्योंकि स्मॉल एबीसीडी भी काउंट हो गए। तो ये इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिविटी। तो आप देखोगे जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, सी हो, सारी केस सेंसिटिव है। इन सब में आपने लेट से नाम दिया करण और पहला के कैपिटल कर दिया, और अगला आपने नाम दिया स्मॉल के से करण, तो दोनों अलग अलग है कंप्यूटर के लिए एज अ वेरिएबल नेम। याद रहे, वेरिएबल नेम उसके लिए अलग अलग है। अब आते हैं दोबारा, ये हो गया हमारा वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका। अब दोबारा एक बार आते हैं वेरिएबल के कंसेप्ट पे। एक चीज मिस हो गई थी, मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा। लेट से जब मैं लिखता हूं ना यार इंट, लेट से हाँ इंट से ही शुरू करते हैं। इंट b = 54 एंड लेट से कैर a = 4, कैर a = 4, इंट b = 54। मैंने ये दो लाइन लिखी कोड। पहले में मैं क्या कर रहा हूं? पहले में मैं एक सेकेंड, पहले केस में मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं विच इज b, है ना, और उसको वैल्यू दे रहा हूं। अब कंप्यूटर से कैसे पढ़ेगा, ध्यान से देखना। कंप्यूटर अगेन वो कहेगा इंटीजर, अच्छा जी 4 बाइट का डेटा चाहिए,
मेमोरी के अंदर, वो फिर मेमोरी में 4 बाइट कहीं से भी एलोकेट करके देगा उसे, और उस जगह को वो नाम दे देगा बी, उस जगह का नाम हो जाएगा बी। अब उसको वो वैल्यू दे देगा 54। अब देखना, कंप्यूटर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डेटा क्या है। कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता 54 है 56 है। कंप्यूटर को इस बात से फर्क पड़ता है वो डेटा का टाइप क्या है। याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंप्यूटर हमारे डेटा को 3 ही तरीकों से अंडरस्टैंड करता है, नेम, नंबर एंड बुलियन। तो डेटा हम क्या दे रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है डेटा का टाइप क्या है। क्या वो डेटा एक इंटीजर है, क्या वो डेटा एक आपका कैरेक्टर है, क्या वो डेटा एक आपका लेट्स से फ्लोट है, क्या है वो डेटा, उसका टाइप क्या है, उसे उस बात से फर्क पड़ता है। तो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट इज वेरिएबल का नाम, जिससे वो पहचान पाएगा वो डेटा कहाँ रखा है। दूसरा उसका टाइप, जिससे वो समझ पाएगा कि ह्यूमन ने जो उसे डेटा दिया वो उसको कैसे समझे, समझ पाए। ये 2 चीजों पे वो ध्यान देता और किसी चीज पे नहीं देता। अब आप यहाँ पे आते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मैं ये मिस कर गया था, इसलिए आपको बताया कि कंप्यूटर कैसे समझता है अकेले, कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कि भाई कंप्यूटर से हमें काम लेना है तो हमको समझने की जरूरत है। भाई कंप्यूटर कैसे समझेगा, कम्युनिकेशन का बेसिक रूल, कि भाई साहब आपको कम्युनिकेशन और कमांड्स का एक रूल होता है कि लेट से आपको किसी को कोई कमांड देनी और आप चाहते हो फॉलो करें, उसको समझाना चाहते हो आप कुछ, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो पर्सन कैसे उस चीज को समझे। आप कैसे भी समझाओ, अगर आपको ये नहीं पता वो समझेगा कैसे, तो आप समझाते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो समझाने का पहला रूल ही यही है। आपको अगर किसी को समझाना चाहते हो तो पहला रूल ही यही है, पहले सामने वाले को समझो कि वो समझेगा कैसे इस चीज को। जैसे ही आपने इस चीज को टैकल किया, फिर आप सामने वाले की थॉट्स को समझ के उसको अपनी बात मनवा सकते हो, समझ पाए। इसीलिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे समझा जाए, कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है, कैसे वो चीजों को हमारी समझ रहा है, तभी तो हम उस चीज पे वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे होगा हमारा वर्क। समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर किस तरीके से उसका जो हार्डवेयर है वो सेटअप कैसे होता है, कैसे उसे पता लगता है कि भाई ये एक रैम है, इसमें काम क्या है, रोम क्या है, हमने ये सब बना के दिया उसे। फिर उसके बाद कैसे वो हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे वो पता लगा पा रहा है कि भाई ये डेटा क्या है। और उस सेकेंड, अब डेटा को पता लग गया, उसे टाइप्स पता लग गया, अब थर्ड वन इज कैसे वो उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करे और उसे पता रहे कि मैंने स्टोर कहाँ किया। उसके लिए हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट उस हमारे लिए जब हम उसे बताएं कि भाई साहब, क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि भाई साहब ये डेटा है अपने मेमोरी में रखो, वो खुद से कुछ नहीं रखता, हम आपको बताना पड़ता है वेरिएबल नेम देके। तो वेरिएबल नेम हम ह्यूमन दे रहे हैं, इसी वजह से हम जो वेरिएबल नेम है वो इस तरीके से देते हैं, ABCD, कोई नाम दे दिया, कोई रिलेवेंट नेम दे दो, कोई इररिलेवेंट दे दो, आपकी मर्जी है, अब कोई भी नाम दे सकते हो। बस 2-3 रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, उसको समझ के बस आपको नाम देना होगा। तो फिर अभी तक हमने देखा किस तरीके से हम अपना वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सबको समझा। तो अब एक चीज़ हमारे को यहाँ समझनी जरूरी है कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें ये सब करने की, क्यों हम कंप्यूटर को इतना कुछ समझा रहे हैं। हम भी तो अपने ऊपर मेहनत करके काम कर ही सकते हैं, तो कंप्यूटर को समझाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हमको समझना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर से हम काम ले क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास, कंप्यूटर के पास रैम है, जिसको मैं कह रहा हूँ भाई जितना मैं सोच सकता हूँ, मतलब एक वक्त में कितना काम किया जा सकता है, माइंड में कितनी चीज़ रखी जा सकती हैं एक वक्त में, वो मेरे लिए रैम है। कंप्यूटर के लिए वही चीज़ है, कितने ऐप वो एक बार में चला सकता है। तो कंप्यूटर के लिए तो ये चीज़ फिक्स है। अगर मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने कहा 2 GB उसकी रैम है, तो वो 2 GB से ज़्यादा सोच ही नहीं सकता, या उससे ज़्यादा ऐप्स को रन ही नहीं कर सकता 2 GB से ऊपर के साइज के ऐप्स को टोटल, इन टोटल। वहीं पे अगर मैं कहता हूँ रोम, रोम मतलब स्टोरेज, अब एक ह्यूमन की जो स्टोरेज है वो भी कंप्यूटर से ज़्यादा है। कंप्यूटर के केस में तो वो कह सकते हो फिक्स है, लेट्स से 500 GB आपका उसका SSD है, तो इसका मतलब 500 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन वहीं मैं कहूँ, क्या ह्यूमन के केस में ये चीज़ है कि ह्यूमन का फिक्स है, वो इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता अपने दिमाग में चीज़ें। तो ऐसा नहीं है यार, जब तक हम जीते हैं और जब तक मरते हैं तब तक तो हम सब कुछ स्टोर करते हैं अपने दिमाग में। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई हम इतना ही स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेड है।
हमारा तो इन्फिनाइट है, कंप्यूटर में अगेन रैम भी कम है, रोम भी कम है, तब भी हम कंप्यूटर को का यूज करते हैं। और आजकल तो हम कहते हैं भाई सारा जमाना डिजिटलाइज है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल करो सब कुछ। तो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि थर्ड वन इज सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू के केस में हमसे ज्यादा है, कंप्यूटर का सीपीयू हमसे काफी स्ट्रांग है। मतलब वो जिस चीज को मुझको प्रोसेस करने में जितना वक्त लगता है, कंप्यूटर उससे कह सकते हो नैनो सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, जिसको मैं डेज में कंप्लीट करूंगा। यही रीजन है कि आप हर चीज को कंप्यूटराइज करो या डिजिटलाइज कर रहे हो और कंप्यूटर से अपना टास्क करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर उस चीज को तेजी से कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने कहा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक तरीके से ग्रोसरी स्टोर है या फिर एक जनरल स्टोर समझो उसे आप, जहां पर आप गए कि भाई मेरे को कोई लेट से प्रोडक्ट ए चाहिए, ले या क्या लेते हैं, इसलिए शूज चाहिए मुझे। अब आप एक नॉर्मल शॉप पे जाओ, नॉर्मल शॉप पे कहो भाई जितने स्नीकर्स शूज हैं मुझे सब दिखाओ, तो वो जितना टाइम लेगा अपने स्नीकर शूज को ढूंढने में और आपको प्रेजेंट करने में, कंप्यूटर आपको जस्ट स्नीकर शूज सर्च करने से ही अपना सारा लिस्ट दिखा देगा और हर एक प्राइस बता देगा उसका प्राइस क्या है। तो वहां से आप देख सकते हो कि कंप्यूटर ने सेम टास्क को प्रोसेस करने में कितना टाइम लिया, आपका नैनो सेकंड भी नहीं लिया। और फ्लिपकार्ट और नॉर्मल ऐसे आप इमेजिन करो, एक ऑफलाइन स्टोर है फ्लिपकार्ट जैसा, उस पर इतने ही बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हो तो उसको कितना वक्त लगे चीजों को प्रोसेस करने में। वहीं कंप्यूटर को कितना वक्त लग रहा है, वही फ्लिपकार्ट एज अ ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के तौर पे नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स चीजों को प्रोसेस करने में। यही रीजन है कि आज के वक्त में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका सीपीयू हमसे बहुत ज्यादा है, उसकी प्रोसेसिंग पावर हमसे बहुत स्ट्रांग है, वो कंप्यूट तेजी से करता है। वही चीज अगर आप हो, अगर मैं कहता हूं भाई मुझे कैलकुलेशंस करनी है, तो हम कहते हैं भाई सब मैनुअली क्यों करना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैलकुलेटर से मेरे को बस जस्ट टच करने पे माइक्रो सेकंड्स में मेरे को आंसर मिलते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर के केस में ये चीज हो सकती है? ओ, ह्यूमन के केस में ये चीज हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते, उनको ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं बट इट टेक्स टाइम। लेकिन कंप्यूटर के केस में वो टाइम नहीं लगाएगा। तो ये मेन रीजन है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और हम ये सब पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। एज अ डेवलपर आपका काम यही है कि आपको कंप्यूटर, जो आपके अपने टास्क हैं जो आप मैनुअली करते हो, उन सारे टास्क को कंप्यूटर से करवाना, और वो कंप्यूटर से करवाने के लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो डेवलपर होता है। उस चीज सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हजार हो सकते हैं एंड यूजर्स, लेकिन आपका काम क्या है? डेवलप करना और कंप्यूटर को वही टास्क समझाना कि वो इस टास्क को करेगा कैसे। तो अब तक हमने यहां पे समझा। अब इसके बाद तो ये था हमारा अभी तक का बेसिक्स। कह सकते हो आप किसी भी कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग लैंग्वेज में आप कह सकते हो ये बेसिक है, ये सबका कॉमन होता है। अब जो मैंने आपको इंटीजर इंट लिख के सब बताया था वो जावा के लिए था। वहीं अगर पाइथन की बात करें, पाइथन के केस में आप क्या करेंगे? वही सेम चीज जब मैं लिख रहा था इंट a = 5, ये जावा हो, C++ हो, उन सब में ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन वहीं पे अब यहां पे समझना कि अगर इसको मुझे, अब हाँ एक चीज और, ये सेमीकोलन का मतलब मैंने आपको बताया नहीं था। सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, कि कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि एंड ऑफ लाइन है ये। अब वहीं पे इसको मुझे पाइथन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? पाइथन में मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ a = 5 लिख दूंगा और सेमीकोलन यूज नहीं करूंगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये पाइथन की है, और ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो जावा, C++ इन सब में आप यूज कर सकते हो, इवन सी में भी यूज कर सकते हो। उन सब ऊपर वाली जो सिंटैक्स है वो उनके लिए है, नीचे वाला आपका पाइथन का सिंटैक्स है a = 5। अब होता क्या है पाइथन के केस में, जब मैं वेरिएबल को नाम देता हूं और उसको जब वैल्यू असाइन करता हूं, देखिए कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है इन केस ऑफ पाइथन। पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रही है? जब आप लिखते हो ना a = लेट्स से 5, तो होगा क्या यहां पे? मेमोरी में किस तरीके का चेंजेस आएगा? मेमोरी में वो क्या करेगा? सबसे पहले उसने देखा a और इक्वल, तो मतलब a एक वेरिएबल है जिसको असाइन करना है, तो उसका पहला टास्क ही ये होगा, जैसे वो a देखेगा वो कंप्यूटर में जाके, मेमोरी में जाके a नाम से जगह को ढूंढना शुरू कर देगा। अगर तो उसे जगह मिल गई तो ओके, नहीं मिली तो कहीं कोई भी एक जगह को a नाम दे देगा। अभी तक उसने साइज डिक्लेयर नहीं किया, उसने कहा मुझे a नाम से जगह चाहिए। अब साइज कब पता लगेगा? जब वो इसका टाइप देखेगा, जो वैल्यू है,
जैसे ही आपने वैल्यू दी, लेट से आपने 5 दी, वो समझ जाएगा कि इंटीजर वैल्यू आनी है, तब वो ए को साइज एलोकेट करेगा। ए के लिए मतलब उसने ये तो कह दिया भाई मुझको एलोकेशन चाहिए, मेमोरी में जगह चाहिए, कितनी चाहिए अभी तक नहीं पता। वो पता कब लगती है, जब वो इक्वल टू वैल्यू देखता है। जैसे उसने 5 देखी, वो समझ गया कि उसे लेट से अगर 4 बाइट है तो 4 बाइट का उसे स्पेस चाहिए, और उसको वो नाम दे देगा ए और 5 वहां पे स्टोर कर देगा। पाइथन के केस में इस तरीके से काम करता है आपका, लेकिन होता सब में सेम ही है। जैसे वेरिएबल आपका जावा में काम करता है वैसे यहाँ करता है, बस फर्क ये है उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कंप्यूटर को समझने में थोड़ा अलग तरीका यूज होता है। लेकिन आप देखोगे 70% काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, 30% बस सिंटैक्स का ही फर्क आ रहा है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। तो ये था अब तक हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा सारा का सारा कंप्यूटर का बेसिक्स क्या है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई, कैसे कंप्यूटर हमने बनाया और कंप्यूटर को चीजें हमने अपनी समझाना शुरू किया। अब जो लैंग्वेजेस हैं, अब यहां पे एक चीज समझना, जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन मीडियम है एक डेवलपर का और एक कंप्यूटर का, जिसमें डेवलपर कंप्यूटर को बताता है कि भाई आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे, मतलब आपको काम क्या करना है थ्रू द कोडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो अब इसके बाद हम जावा अपना पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं। अभी तक ये बेसिक्स था, तो यहाँ तक हमारा बेसिक वाला पार्ट खत्म होता है, जो कि लगभग हर लैंग्वेज के लिए कॉमन है। उसके बाद का जो पार्ट है वो सबके लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस वीडियो का।